मूवी की शुरुआत होती है 1978 डेनवर शहर से। एक छोटी सी बेसबॉल ग्राउंड पर बच्चे और उनके पेरेंट्स मैच देख रहे होते हैं। पूरा एरिया एनर्जी से भरा हुआ था। कैमरा जूम करता है एक यंग लड़के पे, फिनी ब्लेक, जिसे सब फिनी कहते हैं। वो पिच कर रहा होता है पूरी कंसंट्रेशन के साथ। साइड पर उसकी छोटी बहन ग्वेन खड़ी है फुल सपोर्ट मोड में। वो चीख चीख कर कम ऑन फिनी बोल रही होती है। फिनी पहले 2 बॉल्स थ्रो करता है, दोनों स्ट्राइक मिलते हैं। क्राउड से ओ और नाइस वन सुनाई देता है। लेकिन तीसरी बॉल पर एक लड़का ब्रूस यामादा बॉल को फुल पावर से हिट करता है और बॉल हवा में उड़कर बाउंड्री के बाहर चली जाती है, एक परफेक्ट होम रन के लिए। ब्रूस की टीम जीत जाती है। फिनी थोड़ा उदास लगता है, लेकिन ब्रूस आकर फ्रेंडली स्माइल के साथ कहता है, यू हैव गॉट अ गुड आर्म मैन, मतलब तुम्हारा थ्रो काफी स्ट्रॉन्ग है। ये मोमेंट छोटा है पर काफी जेन्युइन लगता है। एक स्पोर्ट्समैनशिप जहां पर कोई जीतना चाहता है लेकिन रेस्पेक्ट भी रखता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूस को अपनी साइकिल पे जो टाउन के रोड्स पर राइड कर रहा होता है। वो कुछ स्कूल की लड़कियों को ग्रीट करता है, एकदम नॉर्मल हैप्पी बॉय जैसे। लेकिन अगले ही मोमेंट सब बदल जाता है। एक ब्लैक वैन उसके सामने रुक जाती है। ब्रूस साइकिल रोक देता है। कैमरा थोड़ा जूम करता है उसके कंफ्यूज्ड फेस पे और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अब हम देखते हैं फिनी और ग्वेन को अपने घर में। दोनों एक ऐसे फादर के साथ रहते हैं जो अल्कोहलिक और है। उनकी माँ गुजर चुकी है और पिता अभी तक उनके लॉस से उभर नहीं पाए। घर का एटमॉस्फेयर हैवी और सैड है, लेकिन फिनी और ग्वेन एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ हैं। सुबह दोनों स्कूल जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में देखते हैं एक क्राउड गैदर हुआ है। सब बच्चे चीख रहे हैं, फाइट फाइट। यहाँ स्कूल का बुली मूज एक छोटे बच्चे रॉबिन एर्लेनो को तंग कर रहा होता है, लेकिन इस बार मूज को शॉक लगता है। रॉबिन एकदम काम और कॉन्फिडेंट वे में उससे लड़ता है और मूज के ऊपर हैवी पड़ता है। मूज को फेस पर चोट लगती है और वो गिर जाता है। क्राउड चीयर करता है और रॉबिन एक हीरो बन जाता है। फिनी और ग्वेन क्वाइटली वॉक करते हुए निकल जाते हैं। ग्वेन कैजुअली बोलती है, लगे रहो। रॉबिन ने तो मूज का बैंड बजा दिया। फिर टोन सीरियस हो जाती है जब ग्वेन मेंशन करती है एक लोकल मिस्ट्री, एक आदमी जिसे सब द ग्रैबर कहते हैं। वो कहती है कि ब्रूस भी मिसिंग है, शायद ग्रैबर ने उसे ले लिया। ये नाम सुनते ही थोड़ा सा टेंशन बिल्ड होता है, हवा में एक अजीब सा डर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल के अंदर। फिनी अपने लॉकर के पास जा रहा होता है जब 3 बदमाश लड़के उसे पकड़ लेते हैं। बाथरूम में उसका मजाक बनाते हैं, उसे गंदे नाम से बुलाते हैं। फिनी चुपचाप रहता है, रेजिस्ट नहीं करता। तभी रॉबिन बाथरूम के अंदर एंटर करता है। सब उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। वो सीधा उन पुलिस के सामने आके कहता है, फिनी को अगर हाथ भी लगाया तो देख लेना। वो बदमाश लड़के चुप हो जाते हैं और वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। रॉबिन फिर फिनी के पास आता है और फ्रेंडली टोन में कहता है, डर मत, कब तक लोग तुझे दबाते रहेंगे, कभी तो खुद के लिए खड़ा हो जा। और फिनी सिर्फ हवा में सर हिला देता है। उसके फेस पर एक मिक्स इमोशन होता है, ग्रेटिट्यूड भी और थोड़ा गिल्ट भी, कि वो इतना वीक क्यों फील करता है। उसी दिन स्कूल में 2 डिटेक्टिव्स आते हैं, डिटेक्टिव राइट और डिटेक्टिव मिलर। प्रिंसिपल ऑफिस में ग्वेन को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव्स उससे पूछते हैं ब्रूस के बारे में। ग्वेन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन कहती है कि उसने कुछ ड्रीम्स देखे हैं, सपने जिसमें मिसिंग बच्चों के बारे में कुछ अजीब चीजें होती हैं। डिटेक्टिव्स थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि ग्वेन सिर्फ एक छोटी लड़की है, लेकिन उसके सपने जैसे किसी रियल इंसिडेंट से कनेक्टेड लगते हैं। अगला सीन नेक्स्ट मॉर्निंग का है। फिनी जागता है और घर के अंदर चीखने की आवाजें सुनता है। वो दौड़ के देखने जाता है, उसके पिता ग्वेन को मार रहे होते हैं। सीन इमोशनल और इंटेंस है। पिता का गुस्सा और गिल्ट दोनों मिक्स हैं।
उन्हें पता चलता है कि कॉप्स उनके काम पर आए थे और उनसे ग्वेन के ड्रीम्स के बारे में सवाल किया। पिता चीख कर बोलता है, ये सब झूठ है, ये सपने सब बकवास हैं। ग्वेन रो रही होती है और एक मोमेंट में वो उनका लिक्वर बोतल तोड़ देती है, जैसे उसने हद पार कर दी हो। उसके बाद उसके पिता और भी गुस्सा हो जाते हैं और फिर से मारते हैं। फिनी बस हेल्पलेस खड़ा होता है, आंखों में आंसू लेके। पिता फाइनली चिल्लाता है, बोलो तुम्हारे सपने रियल नहीं हैं, ये सब झूठ है। ग्वेन थक कर कहती है, ठीक है, दे आर नॉट रियल। दोस्तों अब सीन शिफ्ट होता है रॉबिन पर, वही लड़का जिसे सब स्ट्रॉन्ग और फियरलेस मानते थे। वो अपनी साइकिल पे शाम के टाइम राइड कर रहा होता है। स्ट्रीट्स थोड़ी एम्प्टी है, हवा हल्की सी चल रही है। सीन काफी काम लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में एक सबटल अनईजीनेस फील होती है। रॉबिन कॉर्नर टर्न करता है और वहीं पर सामने एक आदमी खड़ा होता है, द ग्रैबर। उसके हाथ में कुछ ब्लैक बैलून्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रूस के मिसिंग होने के टाइम दिखाए गए थे। रॉबिन पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन जैसे ही वो बैलून्स और आदमी के मास्क पे फोकस करता है, सीन फेड हो जाता है। कैमरा जूम करता है उन ऊपर उड़ते हुए बैलून्स पे, जैसे हवा के साथ खामोशी भी ऊपर चली गई हो। नेक्स्ट सीन में पूरे नेबरहुड में टेंशन मच जाती है। पेरेंट्स अपने बच्चों को अंदर रखने लगते हैं। रॉबिन अब भी मिसिंग है, सब एक ही नाम बोलते हैं, द ग्रैबर। अगले दिन स्कूल में फिनी के पास वही 3 बुलीज वापस आ जाते हैं। वो रॉबिन के मिसिंग होने का मजाक उड़ाते हैं और फिनी को गिराकर पीटने लगते हैं। फिनी कुछ नहीं बोलता, वो बिल्कुल हेल्पलेस लगता है, लेकिन तभी ग्वेन आ जाती है। उसके हाथ में एक पत्थर होता है और बिना सोचे समझे वो एक बुली का सिर पर मार देती है। वो लड़का जमीन पर गिर जाता है, चीखने लगता है, उसके फोरहेड से खून बहने लगता है। सीन शॉकिंग है, पर ग्वेन की आंखों में कोई गिल्ट नहीं, सिर्फ गुस्सा और प्रोटेक्टिवनेस है। दूसरे 2 बुलीज ग्वेन को किक करते हैं और फिर फिनी पे हमला जारी रखते हैं और बेचारा फिनी फिर से पिट जाता है। ये सीन इमोशनल है। हम फील करते हैं कि ग्वेन चाहे अंदर से कितना भी स्ट्रांग बने, पर दोनों बच्चे अंदर से टूट रहे हैं। इसके बाद सीन कट होता है क्लासरूम में। फिनी थोड़ा उदास है, पर अब अपनी साइंस क्लास में बैठा है। टीचर बोलती है कि सब लोग पार्टनर्स चूज करें। फिनी का नाम आता है और उसका पेयर बन जाता है उसकी क्रश डोना के साथ। डोना सॉफ्टली कहती है, आई हर्ड व्हाट हैपेंड, आई एम सॉरी। फिनी थोड़ा स्माइल करता है, वो थैंक यू बोलता है, लेकिन अंदर से वो अब भी डिस्टर्ब्ड है। स्कूल के बाद फिनी और ग्वेन एक साथ वॉक करते हैं, लेकिन रास्ते में दोनों अलग डायरेक्शन लेते हैं। यानी ग्वेन अपनी दोस्त के घर जाती है और फिनी अकेला रोड पर चल रहा होता है। शाम हो रही है, स्ट्रीट लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, तभी एक ब्लैक वैन उसके पास रुकती है। एक आदमी नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए नीचे गिरते हुए ग्रोसरी आइटम्स उठाता है और फिनी से कहता है कि कैन यू प्लीज हेल्प मी। फिनी पोलाइटली हेल्प करने जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है ब्लैक बैलून्स पर। उसके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं जैसे ही उसे याद आता है द ग्रैबर। फिनी पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी एक केमिकल स्प्रे करता है उसके फेस पर। फिनी हिचकिचाता है, उसकी सांसें थमने लगती हैं और उसके हाथ पैर कमजोर पड़ जाते हैं और अगले ही मोमेंट वो आदमी उसे वैन के अंदर खींच लेता है और सीन डार्क हो जाता है। यानी कि अब फिनी भी द ग्रैबर के हाथों किडनैप हो चुका था, बाकी और बच्चों के जैसे। अगले दिन न्यूज फिर नेबरहुड में फैल जाती है, फिनी ब्लेक मिसिंग। ग्वेन शॉक में है, पूरी क्लास और एरिया टेंशन में है। पोस्टर लगने लगते हैं और एक और बच्चा ग्रैबर की लिस्ट में शामिल हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक अंधेरे से भरे बेसमेंट में। कैमरा धीरे धीरे मूव करता है। हम देखते हैं फिनी अब होश में आता है, एक कंक्रीट फ्लोर पे बैठा हुआ। बेसमेंट में एक छोटी सी खिड़की है, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती। फिनी चिल्लाता है, हेल्प, समबडी प्लीज हेल्प मी, लेकिन उसकी आवाज वॉल्स में ही खो जाती है। तभी वो आदमी द ग्रैबर नीचे आता है।
उसका मास्क क्रीपी है, एक अजीब स्माइल की शेप में। वो कामली कहता है, डोंट बी स्केर्ड, आई एम नॉट गोना हर्ट यू, यू आर स्पेशल। फिनी आंखों में आंसू लिए सिर्फ देखता रहता है। ग्रैबर उसे टॉन्ट करता है, पर एक अजीब तरीके से उसके टोन में काल्मलेस है, जैसे कोई डेंजरस गेम खेल रहा हो। बेसमेंट के वॉल पर एक ब्लैक फोन लगा होता है, पुराना और डिस्कनेक्टेड। ग्रैबर कहता है, दैट फोन डजंट वर्क दो समटाइम्स इट रिंग्स। यानी कि उस फोन के तार कटे हुए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उसमें बेल बजती है। ये लाइन एकदम अनसेटलिंग लगती है। आखिर कौन सा फोन बजता है जब वायर ही कटी हुई है। खैर कुछ देर बाद सच में फोन रिंग करता है। फिनी शॉक में जंप कर जाता है, धीरे से रिसीवर उठाता है और कहता है हेलो। और उसके कान में एक आवाज सुनाई देती है, ब्रूस की। हाँ, वही ब्रूस यामादा जो पहला विक्टिम था। ब्रूस बोलता है, योर आर्म इज मिंट मैन। फिनी कंफ्यूज होता है। वो पूछता है, आर यू ब्रूस, तुम कौन हो? लेकिन ब्रूस कहता है कि मेरे को ज्यादा कुछ याद नहीं है, यहाँ तक कि मेरे को अपना नाम भी याद नहीं है, लेकिन मुझे वो गेम याद है। इसके बाद वो फिनी से कहता है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो। वो कहता है कि फ्लोर की कुछ टाइल्स ढीली हैं, तुम वहां पे खोदना स्टार्ट करो। फिनी उसकी बात मानता है। वो चुपके से फ्लोर का एक पार्ट चेक करता है और एक टाइल लूज मिल जाती है। वो उसे हटाता है और नीचे से मिट्टी निकालना शुरू करता है। दूसरी तरफ ग्वेन के सपने और इंटेंस होते जा रहे हैं। एक रात उसे एक सपना आता है जिसमें वो ब्रूस के चाइल्डहुड को देखती है। ब्रूस बेसबॉल प्रैक्टिस कर रहा है, हंस रहा है और उसकी लाइफ एक नॉर्मल बच्चे जैसी लगती है। पर ड्रीम का एंड हमेशा डार्क होता है। ग्वेन उठती है पसीनों से भीगकर। उसके पिता मिस्टर ब्लेक उससे बैठकर बातें करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ भी ऐसे ही सपने देखती थी। वो कहती थी उन सपनों में कुछ सच्चाई है, लेकिन उसी वजह से वो अपने दिमाग से हार गई। उनकी आंखों में डर दिखता है। वो नहीं चाहते ग्वेन भी उसी रास्ते पे जाए। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता तुम भी अपनी माँ जैसी हो जाओ। सीन इमोशनल होता है। एक पिता जो अपने गिल्ट और लॉस से लड़ रहा है, एक बेटी जो सच और सपने के बीच उलझी हुई है, और एक लड़का जो एक डार्क बेसमेंट में किसी इनविजिबल वर्ल्ड से मदद ले रहा है। इसके बाद हम देखते हैं बेसमेंट में कुछ वक्त गुजर चुका है। फिनी अब भी अपने आप से लड़ रहा है, होप और हेल्पलेसनेस के बीच। तभी एक दिन द ग्रैबर नीचे आता है, हाथ में एक प्लेट और एक सोडा बॉटल लेके। वो कहता है, आई ब्रॉट यू समथिंग टू ईट। प्लेट में कुछ एग्स हैं और एक बॉटल स्प्राइट। एक अजीब काल्मनेस है उसकी टोन में, जैसे वो कोई नॉर्मल होस्ट हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये आदमी नॉर्मल नहीं है। वो फिनी को एश्योर करता है, द फूड्स क्लीन, डोंट वरी। फिनी थोड़ा हेजिटेट लगता है, लेकिन भूख के सामने वो हार जाता है। ग्रैबर टेबल पे प्लेट रख देता है और कहता है कि आई विल बी अपस्टेयर्स, और जाते जाते वो डोर अनलॉक छोड़ देता है। फिनी का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके दिमाग में एक थॉट घूमता है कि ये मेरा चांस है यहाँ से भाग जाने का। वो धीरे से उठता है, दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी फोन रिंग करता है। फिनी रुक जाता है। हवा में एक वियर्ड सी चिलनेस आ जाती है। वो फोन उठाता है और एक नई आवाज सुनाई देती है। उसकी आत्मा फिनी के पास अपीयर होती है। चेहरा काफी खराब होता है, जैसे किसी ने उसे हर्ट किया हो। इससे दोस्तों हमें ये समझ आता है कि जो बच्चे फिनी से इस फोन पर बात कर रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, वो खत्म हो चुके थे। बिली कहता है कि इस दरवाजे से ऊपर मत जाना, ये एक ट्रैप है। फिनी शॉक में पूछता है कि कैसा ट्रैप। बिली समझाता है कि ग्रैबर ऊपर वेट कर रहा है और उसके हाथ में एक बेल्ट है। उसने दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा है ताकि तुम्हें टेस्ट कर सके। अगर तुम भागने की कोशिश करते हो तब वो तुम्हें पकड़ लेगा और जब तक मारेगा जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते। फिनी का गला सूख जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल किडनैपर नहीं है, ये एक ट्विस्टेड गेम खेल रहा है। बिली कहता है कि मैंने दीवार के क्रैक में एक केबल छोड़ी
है, तुम उसे यूज करो। फिनी एक रोल्ड अप मैट लेकर आता है और उस केबल को खिड़की के बार्स तक पहुंचाता है। धीरे धीरे वो चढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका वेट बढ़ता है बार्स तुरंत टूट जाते हैं और फिनी नीचे गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। ऊपर डिटेक्टिव्स नेबरहुड के लोगों से बात कर रहे होते हैं। उन्हें एक आदमी मिलता है, मैक्स फ्रेंडली लगता है, थोड़ा मैसी, और वो खुद भी मिसिंग किड्स के केस में इंटरेस्ट लिए हुए है। वो डिटेक्टिव्स को बताता है कि वो फिलहाल अपने ब्रदर के घर स्टे कर रहा है। आयरॉनिकली वो ब्रदर और कोई नहीं, द ग्रैबर ही है, लेकिन डिटेक्टिव्स को ये बात अभी पता नहीं है। इधर ग्वेन अपने सपनों को सीरियसली लेना शुरू करती है। हर ड्रीम में कुछ नए क्लू मिलते हैं, एक स्ट्रीट, एक हाउस या एक ऑब्जेक्ट। वो उन सबको अपनी डायरी में लिखने लगती है ताकि अपने भाई को ढूंढ सके। बेसमेंट में फिनी अब भी कन्फाइंड है। इसके बाद द ग्रैबर फिर नीचे आता है और पूछता है व्हाट्स योर नेम। फिनी झूठ बोलता है और उसे अपना नाम टाइलर बताता है। ग्रैबर उस पर न्यूज़पेपर फेंकता है जिस पर हेडलाइन लिखी है, लोकल बॉय फिनी ब्लेक स्टिल मिसिंग। ग्रैबर कहता है कि तुमने झूठ बोला। उसकी आंखें ठंडी पर डेंजरस लगती हैं और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद फोन दोबारा से बजता है और जब वो फोन उठाता है एक नई आवाज आती है, ग्रिफिन की। एक और मिसिंग किड। इस बार ग्रिफिन का घोस्ट हवा में फ्लोट करता है फिनी के साइड में। ग्रिफिन उसे एक्सप्लेन करती है कि ग्रैबर एक ट्विस्टेड गेम खेलता है जिसका नाम है नॉटी बॉय। वो हर विक्टिम को चांस देता है भागने का, लेकिन वो उसके गेम का पार्ट होता है। ग्रिफिन उसे बताती है कि वो अभी ऊपर सो रहा है, तो तुम्हारे पास चांस है अभी भाग जाने का। उसके दरवाजे पर एक कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ है जो उसने ग्रिफिन की साइकिल से निकाल के लगाया था। फिनी वॉल के पास जाकर देखता है, वहां नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन ग्रिफिन को याद नहीं आ पा रहा कि सही कॉम्बिनेशन क्या था। फिनी डिसाइड करता है रिस्क लेने का। वो चुपचाप धीरे धीरे ऊपर जाता है। टेंशन फुल हाई है। वो लॉक के पास जाके एक एक करके कॉम्बिनेशन ट्राई करता है और फिर लॉक ओपन हो जाता है। फिनी स्लोली डोर खोलता है, लेकिन तभी एक लाउड बार्क सुनाई देता है, ग्रैबर के डॉग सैमसन का। ऊपर से फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। ग्रैबर जाग गया था। फिनी भागता है, घर के डोर से बाहर निकलता है और स्ट्रीट्स पर दौड़ता है। वो सिर्फ कुछ हाउसेस दूर तक ही पहुंचता है, तभी ग्रैबर उसे पकड़ लेता है। नेबर्स के घर के लाइट्स ऑन हो जाते हैं। ग्रैबर खामोश लेकिन डरावनी वॉइस में कहता है, अगर तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। और ये सुनकर फिनी बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। और जैसे ही लाइट्स ऑफ होते हैं, ग्रैबर उसे फोर्स करके फिर बेसमेंट ले जाता है। कुछ देर बाद फोन फिर बजता है, लेकिन इस बार आवाज एक अतरंगी लड़के की आती है, वेंस हॉपर। बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक बज रहा होता है और फ्लैशबैक दिखता है वेंस के पास्ट का। वो एक एयरकेड में हाई स्कोर बना रहा होता है, लेकिन तभी कुछ किड्स उसे तंग करने लगते हैं। उसे गुस्सा आता है और उन बच्चों के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। इसके बाद पुलिस आती है और वेंस को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन ड्रीम के बीच में एक और ट्विस्ट होता है। ग्वेन अपने सपने में वेंस के साथ खड़ी होती है। वो उसे देखती है और उसके साथ एक रेडियो होता है जिससे वेंस फिनी से बात कर रहा है। ग्वेन चीख कर बोलती है, फिनी आई एम हियर। लेकिन फिनी उसे सुन नहीं पाता। उसके और ग्वेन के बीच में जैसे एक इनविजिबल वॉल है। सपना जारी रहता है। वेंस और ग्वेन दोनों एक स्ट्रीट के कॉर्नर पर खड़े हैं, एक हाउस के सामने। ग्वेन कंसंट्रेट करती है, नंबर और एड्रेस याद करने की कोशिश करती है। जब वो उठती है, उसका दिमाग उस ड्रीम का हर डिटेल रिपीट करता है। अगले दिन ग्वेन अपनी साइकिल पर निकलती है, एकदम डिटरमाइंड एक्सप्रेशन के साथ। वो अपने सपने में दिखी हर जगह ढूंढने लगती है, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट। लेकिन जब वो एक सर्टेन एरिया से गुजरती है, हवा ठंडी लगती है और रोड के कॉर्नर पर उसे कुछ दिखाई देता है, उन्हीं सब बच्चों की घोस्टली शैडोज।
वो रियलाइज करती है कि ये वही बच्चे हैं जो द ग्रैबर के शिकार बने थे। वो बाइक रोक देती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो डर के पीछे नहीं हटती। वो जानती है ये सपना कोई रैंडम इल्यूजन नहीं, ये उसके भाई को बचाने का एक साइन है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेसमेंट में कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिनी के चेहरे पर निराशा अब साफ दिखाई देती है, आंखें सूजी हुई, हाथ मिट्टी से भरे हुए। उसने हर क्लू को फॉलो किया पर एस्केप अभी भी इम्पॉसिबल लगता है। फिर एक दिन फोन फिर बजता है, वेंस हॉपर की आवाज आती है। वेंस का टोन रफ है पर हेल्पफुल भी। वो कहता है कि फ्लोर के पास की वॉल पर 2 फुट ऊपर खोदना चालू करो। फिनी तुरंत उठता है, वो वॉल के पास जाता है जहां से थोड़ी हवा आ रही होती है। वो अपने हाथों से मिट्टी हटाता है और उसके पीछे एक ओल्ड फ्रीजर छुपा होता है। फिनी उस फ्रीजर का हैंडल खोलता है और फुल फोर्स से पुश करता है पर डोर हिलता भी नहीं। वो बार बार ट्राई करता है, घुटनों पर गिर जाता है, हाथ दर्द से हिलाता है, पर हर पुश के साथ वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब तक उसका पेशेंस कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। इसके बाद वो कॉर्नर में बैठ जाता है और रो पड़ता है। उसके आंसू मिट्टी में गिरते हैं और वो कहता है कि मैं अब कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। तभी फोन रिंग करता है। फिनी अपने आंसू पोंछता है और धीरे से रिसीवर उठाता है। इस बार आवाज होती है रॉबिन की। उसका टोन काल्म है, कॉन्फिडेंट है और फुल ऑफ वार्मथ। रॉबिन कहता है, हे फिनी, इट्स मी। फिनी के आंसू रुक जाते हैं। रॉबिन बोलता है कि मैं हमेशा तेरा दोस्त था और अब टाइम आ गया है कि तू अपने लिए खड़ा हो, बस अब और नहीं भागना। उसके वर्ड्स पावरफुल हैं, वो फिनी को मोटिवेट करता है। रॉबिन कहता है कि तुम इस फोन के रिसीवर को यूज करो, इसमें मिट्टी भर के इसे हैवी बनाओ और अपना हथियार बना के उस पे यूज करो। फिनी एक डीप ब्रेथ लेता है। अब उसके अंदर होपलेसनेस की जगह डिटर्मिनेशन आ जाती है और वो उस फोन से प्रैक्टिस करने लगता है। मीनवाइल ऊपर ग्वेन डिटेक्टिव्स के साथ होती है। उसने अपने सपनों में जो एड्रेस देखा था वो उन्हें बता देती है। डिटेक्टिव्स अपनी कार लेकर उस डायरेक्शन में निकलते हैं ग्वेन के साथ। ग्वेन के फेस पर डर भी है पर एक स्ट्रॉन्ग फेथ भी कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। दूसरी साइड ऊपर घर के अंदर मैक्स, वही बंदा जो पहले डिटेक्टिव्स को मिला था, अपने मैप और नोट्स को देखते हुए रियलाइज करता है कि जितने भी डिसअपीयरेंसेस हुए हैं उन सब का सेंटर है वही घर जिसमें वो रह रहा है। उसे एक शॉकिंग रियलाइजेशन होता है कि द ग्रैबर और कोई नहीं बल्कि खुद उसका भाई है। वो पैनिक में नीचे बेसमेंट के दरवाजे तक जाता है, लॉक खोलता है और नीचे उतरता है। वो टॉर्च से लाइट मारते हुए चिल्लाता है कि बच्चे क्या तुम यहाँ हो? और उसकी लाइट एक कोने में पड़ती है जहाँ फिनी बैठा होता है। उसे देखकर वो शॉक हो जाता है, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही पीछे से एक क्विक मूवमेंट होता है। द ग्रैबर आता है और एक कुल्हाड़ी से मैक्स के सर पर वार करता है। मैक्स गिर जाता है और वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद ग्रैबर सीधा फिनी की तरफ बढ़ता है। उसके मास्क के नीचे एक क्रीपी स्माइल होती है। लेकिन दोस्तों, फिनी अब वो स्केर्ड बच्चा नहीं रहा। अब उसने अपने सारे घोस्ट फ्रेंड्स की मदद एक प्लान में कन्वर्ट कर ली है। उसने रग के नीचे एक होल छुपा रखा है, वही जो उसने डिग किया था। उसने केबल को एक ट्रैप जैसे सेट किया है। जैसे ही ग्रैबर उसके पास आता है, फिनी केबल खींचता है। ग्रैबर ट्रिप करता है और सीधे होल में गिर जाता है, जहां वो अपने एंकल को एक टूटे बार पर मार लेता है। ग्रैबर पेन में चीखता है, लेकिन फिनी एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं करता। वो उठता है, फोन उठाता है, वही ब्लैक रिसीवर, और मार पे मार लगाता है। हर स्विंग के साथ घोस्ट की आवाज इको करती है, जैसे वो भी ग्रैबर को साथ खत्म करना चाहते हों। अब फोन एक लास्ट टाइम रिंग करता है। फिनी रुकता है, रिसीवर उसके कान के पास ले जाता है, ग्रैबर के फेस के पास, और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। फोन के अंदर से सारे विक्टिम्स की आवाजें आ रही हैं। वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे कर्ज कर रहे हैं। ग्रैबर का फेस फियर से भर जाता है और फिनी उसका नेक उसी रिसीवर से स्नैप कर देता है। यानी कि अब ग्रैबर का और उसके डर का यही अंत हो जाता है।
फिनी एक डीप ब्रेथ लेता है और उन सारे बच्चों की आत्माओं को अब बदला और मुक्ति मिल चुकी है। वो क्विकली फ्रीजर के पास जाता है, वहां एक मांस का टुकड़ा रखा होता है। वो उसे उठाता है और ग्रैबर के डॉग सैमसंग को दे देता है। डॉग शांति से वो मांस का टुकड़ा खाने लगता है और फिनी अब ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऊपर डिटेक्टिव्स और ग्वेन उस हाउस तक पहुंच चुके होते हैं जो ग्वेन के सपनों में था। वो अंदर सर्च करते हैं, हर रूम चेक करते हैं, लेकिन घर खाली मिलता है। एक ऑफिसर नीचे बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और नीचे मिट्टी में 5 बच्चों की बॉडीज मिलती हैं। सब वही विक्टिम्स, ब्रूस, बिली, ग्रिफिन, रॉबिन और वेनिस। शॉक और सैडनेस दोनों एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। फिर एक और ट्विस्ट, वो रियलाइज करते हैं कि जो घर एम्प्टी मिला उसकी अपोजिट साइड वाले हाउस से कुछ अजीब साउंड आ रही हैं। डिटेक्टिव्स दौड़कर क्रॉस करते हैं और वहीं फिनी फ्रंट डोर से बाहर निकलता है और रोड के दूसरे साइड ग्वेन खड़ी होती है। जैसे ही वो अपने भाई को देखती है, वो रोती हुई उसकी तरफ दौड़ती है और उसे हग कर लेती है। डिटेक्टिव्स उन्हें कार में ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनके फादर आते हैं। वो दोनों के सामने गिर जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। उनके टोन में गिल्ट और रिग्रेट दोनों होती है। ग्वेन और फिनी उन्हें माफ कर देते हैं क्योंकि अब वो सब कुछ पीछे छोड़ना चाहते थे। इसके बाद नेक्स्ट डे फिनी स्कूल वापस जाता है। इस बार उसके कदम स्ट्रॉन्ग हैं, आंखों में कॉन्फिडेंस है। कॉरिडोर में सब बच्चे उसे देखते हैं, कुछ रेस्पेक्ट के साथ, कुछ डिसबिलीव में। वो लड़का जो कभी बुलीड होता था अब एक लेजेंड बन गया है, द बॉय हु बीट द ग्रैबर। बुलीज अब उससे दूर ही रहते हैं। अब फिनी अपनी साइंस क्लास में बैठा है। टीचर रोल कॉल लेती है, फिनी ब्लेक। वो स्माइल करके कहता है, कॉल मी फिन। कैमरा जूम करता है उसके काम फेस पर, एक लड़का जो अंधेरे से गुजरा पर रोशनी में वापस आया। और इसी के साथ खत्म होती है द ब्लैक फोन की कहानी, एक स्टोरी अबाउट फियर, फेथ और एक बच्चे के अंदर छुपी वो स्ट्रेंथ जो उसे खुद एक हीरो बना देती है। एक छोटा सा लड़का जो कभी खुद से भी लड़ने से डरता था, आखिर में बना वो इंसान जिसने अंधेरे को भी हरा दिया। फिनी ने सिर्फ ग्रैबर को नहीं बल्कि अपने डर को भी खत्म किया। और यही इस मूवी का सबसे पावरफुल मोमेंट था। एक डिस्कनेक्टेड फोन जिससे आती थी घोस्ट की आवाजें बन गया उसका सबसे बड़ा वेपन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, अपने थॉट्स कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में कहानी और भी डार्क होने वाली है जहाँ सपने, घोस्ट और रियलिटी एक साथ मिल जाते हैं। तो मिस मत करना, सब्सक्राइब करो अभी ताकि नेक्स्ट अपलोड का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जब फोन फिर से बजेगा।